हम लोग आज फिर बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो रेस्ट बचा हुआ है 125 तक हम लोगों ने क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए का सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को। आज 126 से 140 तक हम लोग देखेंगे। 150 क्वेश्चन में से ये जितने भी जीएस का क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा और नेक्स्ट जो 10 बचेंगे वो न्यूमेरिकल है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी देखते हैं 126 नंबर क्या कहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज, कॉलेज जहाँ पढ़ाई होती है, कह रहा है कौन से कॉलेज में गांधी जी हैड स्टडीड, गांधी जी ने पढ़ा। गांधी जी कौन थे? हमारे जिनको राष्ट्रपिता कहे जाते हैं अभी, वो महात्मा गांधी। उनका नाम पूरा क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो उनके एजुकेशन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उस हमको डिटेल्स में थोड़ा देखना पड़ेगा। कॉलेज के बारे में पूछा गया। कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो डिग्री लेवल की पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन की लेवल की, लेकिन पढ़ाई का शुरुआत तो प्राइमरी से होता है। तो प्राइमरी की पढ़ाई कहाँ हुई थी, ये नॉलेज के लिए हमको जानना पड़ेगा। कॉलेज वो श्यामल दास कॉलेज में पढ़े थे जो भावनगर में है, लेकिन एजुकेशन उनका प्राइमरी लेवल से कहाँ हुआ? तो उनके जन्म जो हुआ था पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर को। तो पोरबंदर में ही उन्होंने प्राइमरी, बचपन में जहाँ जो लोग रहते हैं वहीं प्राइमरी एजुकेशन उनका होता है। तो प्राइमरी एजुकेशन जो उनका हुआ है उस सिटी ऑफ पोरबंदर में हुआ, वहाँ के पर। और वो बॉयज स्कूल में पढ़ते थे, मतलब लड़के के साथ ही पढ़ते थे, लड़कियों के साथ नहीं पढ़ते थे। इसलिए इनमें लड़कियों के प्रति हिचक होता था। इनका नेचर था शाय, शर्मीले स्वभाव के थे, टिमिड भी थे, डरपोक भी थे, बहुत हिम्मत वाले, बोल्ड नहीं थे और एवरेज स्टूडेंट थे, पढ़ाई में बहुत तेज भी नहीं थे। ये जब किसी तरह से पढ़े प्राइमरी से, जब हाई स्कूल गए तो ये राजकोट गए। वहाँ क्यों गए? क्योंकि इनके फादर का जॉब में ट्रांसफ़र हुआ और वो राजकोट चले गए। तो वहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया, पर इनका राइटिंग भी अच्छा नहीं था, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया और इंग्लिश वगैरह ठीक कर लिए। 11th एज के जो उनका था 11वां साल में। 13वां साल में इनकी शादी हो गई और उनके पिता भी उस समय फिर बीमार रहने लगे। तो पढ़ाई से ज़्यादा इनका पारिवारिक उलझन के कारण पढ़ाई इनका बहुत अच्छा नहीं रहा। परिवार, शादी हो गई तो वाइफ को संभालने में रहे, पिताजी बीमार रहने लगे, घर परिवार को देखना था, तो इनकी पढ़ाई बीच में छूटती थी। वो जहाँ हाई स्कूल में पढ़े हैं वो हाई स्कूल वर्तमान समय में म्यूजियम बना दिया गया है। कॉलेज में जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो आर्ट कॉलेज था, आर्ट्स। श्यामल दास जो है ये आर्ट्स कॉलेज है, साइंस की पढ़ाई नहीं होती यहाँ पे। श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज में भावनगर में इन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पर वो फेल कर गए, तो कॉलेज भी इन्होंने छोड़ दिया। और बाद में फिर इनको पारिवारिक को संभालते संभालते मन में इच्छा लगा था कि हमको पढ़ना है। तो पढ़ने की जो ललक थी मन में, वो जो प्यास था, वो इनको चैन से जीने नहीं दे रहा था। तो इन्होंने सोचा कि हमको पढ़ना है, और पढ़ने के लिए क्या इन्होंने सोचा? लॉ करना सोचा। लॉ, उसमें अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटेन से लोग आते जाते थे, तो लंदन में जो कॉलेज था वो फेमस था, तो उसमें इनका एडमिशन होना था, ऐसा इन्होंने सोचा और हुआ भी। तो वो कॉलेज था यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, वहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया और 3 साल की पढ़ाई की, लॉ का, कानून की पढ़ाई की इन्होंने। तो उसी को यूसीएल बोलते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन। वहाँ पर इन्होंने पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप ज्वाइन किया। ये बोल नहीं पाते थे ना, शर्मीले स्वभाव के थे, सबके सामने बोलने में लाज लगता था, तो कैसे बोलते? तो वहाँ पर लंदन में इन्होंने ग्रुप में शामिल होकर के बहस किया, और वैसे जो बहस करते हैं वैसे ग्रुप में ज्वाइन किया, और तब बोलने ये सीखे अच्छे से। और इनका सबसे बड़ा खासियत था, पढ़ाई में तो एवरेज ही थे, लेकिन इनका मोरल जो प्रिंसिपल था, जो इनका विचार था नैतिक रूप से, वो आध्यात्मिक बैकग्राउंड के होने के कारण ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। और इनका कंडक्ट जो था वो गुड था,
सबसे अच्छा व्यवहार करते थे। कैरेक्टर की ट्रेनिंग वहाँ पर हुई इनका, और इस कारण से इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जो लड़ाई लड़ी वो बिना हथियार के दम पर भी भारत को आज़ाद कराने में इनका विशेष योगदान माना जाता है। तो पहली बार इनका जो कॉलेज का नाम हुआ पहला, वो सामलदास कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज। और जो ऑप्शन है वो सब ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स, आगे कुछ पर्सन्स के नाम दिए गए हैं, हैड पार्टिसिपेटेड, जिसने भाग लिया, किसने भाग लिया, एक्टिवली, पूरी एक्टिव होकर के हीरो के रूप में, इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कौन लोग इसमें शामिल हुए। ये है ऑप्शन जो यहाँ दिया गया है। तो हमको पता होना चाहिए कि कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो उसमें जो भाग लिए थे उसमें नाना साहब भी थे कानपुर से, तो एक ये सही हो गए। उसका बेगम हजरत महल भी थे लखनऊ से, 2 ऑप्शन सही हो गए। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से नहीं थे। बेगम जीनत महल दिल्ली से नहीं थे। बहादुर, इसमें एक्स्ट्रा और है, बहादुर शाह जफर थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, मंगल पांडे थे, ये सब थे। तो यहाँ ऑप्शन में जो दिया गया है 2 ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन, तो कौन सा आंसर होगा, आंसर यहाँ पर होगा ई नंबर। ई नंबर जो ऑप्शन था इसका कहना था कि अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो तो ई ऑप्शन आंसर होगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा भी हो तो भी आंसर ई होगा। तो इसका आंसर ई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट व्हिच एक्ट, कौन से कानून के बारे में, जवाहरलाल नेहरू हैड सेड, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जो प्रधानमंत्री हमारे पहले थे, उन्होंने कहा था, क्या कहा, वी वेयर प्रोवाइडेड विद ए कार, हमको एक कार दिया गया है, विद ऑल ब्रेक्स, जिसमें सभी ब्रेक्स लगा हुआ है, सब सुविधा है, एंड नो इंजन, लेकिन उसमें इंजन नहीं है। तो ऐसा कार का क्या करना कि कार का ढांचा है खाली बॉडी, इंजने नहीं है, तो चलेगा, वो किसी काम का नहीं है। तो ऐसा किस कानून के बारे में कहा गया, किस कानून के बारे में कहा गया था, ऐसा कहा गया था 1935 का जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, एक्ट ऑफ 1935, 4 अगस्त 1935 को आया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत को शासन करने के लिए समय समय पर कई कानून बनाए थे, अधिनियम बनाए थे। तो 1935 का जो अधिनियम था उसके बारे में कहा था। क्यों कहा था, इसलिए ऐसा बात कहा कि इसमें जो कानून में व्यवस्था दी गई थी सरकार बनाने का, सरकार में डेलीगेट्स जो थे, मंत्री वगैरह जो पद MP बनते, वो कहा था कि पब्लिक नहीं चुनेगा, उसको ऊपर से चुन लिया जाएगा, वायसराय चुन लेगा। मतलब वायसराय जो है उसको एक सत्ता पूरा पावर दे दिया गया कि वो जिसको चाहे चुन लेगा अपने आदमियों को और सरकार चलाएगा। तो ये तो राज्य सरकार की तरह हो गया। तो इसलिए बोला कि तब पब्लिक को क्या दिए, सरकार को आप बनाए ताकि पब्लिकों की भागीदारी बढ़े, लेकिन आप अपने मन से चुन रहे हैं, तो फिर ये ऐसा ही कार है जिसमें इंजन नहीं है। डेलीगेट्स नॉट टू बी इलेक्टेड बाय पब्लिक बट बाय रूलर्स, शासन करने वाले लोग चुनेंगे। और वो कौन थे, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल चुनते थे जो वायसराय होते थे। और इसीलिए कहा गया इसको, एक और वर्ड दिया इसके लिए कि चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया इसको, गुलामी का चार्टर है ये, ऐसा पत्र है, ऐसा नियम है जिससे गुलामी साफ झलकता है कि आप अपने आदमियों से ही शासन करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें हो गया 1935 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1935। फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों के लिए, डिड दांडी मार्च लास्ट, दांडी मार्च जो हुआ था, दांडी यात्रा कितने दिनों तक हुआ था, ये आंसर है, क्वेश्चन है, आंसर है इसका 24 दिन। कहा गया कि ये दांडी मार्च को जानकारी के लिए है, सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं, नमक के लिए यात्रा।
ये जो शुरुआत किए थे गांधी जी ने, ये मात्र 80 लोगों के द्वारा किया गया था और वो संख्या बढ़ करके 50,000 हो गया। ये जो यात्रा किया गया था 390 किलोमीटर का लंबा यात्रा था। तो कहाँ से कहाँ था? तो साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है, अभी भी है वो, जहाँ गांधी जी रहते थे, वहाँ से टू विलेज ऑफ डांडी, डांडी नामक एक गांव का नाम था, वहाँ तक यात्रा किया था। और वो कहाँ था? डांडी कोस्टल एरिया में, समुद्री एरिया में था, जहाँ पर नमक बनाने का कार्यक्रम होता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने नमक बनाने से रोक दिया था और इसी कारण से गांधी जी ने असहयोग के रूप में कि आप पब्लिक के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने उस कानून को तोड़ने के लिए, जो नमक को रोकने के लिए कानून बनाया गया था, टैक्स लगाया गया था, गांधी जी ने यात्रा करके भीड़ जमा किया और वहाँ पर नमक बनाया। नमक कैसे बनता है? समुद्र के फेन से। तो ये यात्रा कब से कब हुई थी? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। कितना दिन हुआ? 12 मार्च, मार्च में 31 दिन होता है, 11 दिन निकल गया तो 20 दिन, और 6 अप्रैल तक हुआ तो 6 अप्रैल हो गया 6 दिन, तो 20 6 26 दिन हो गया। इसी को डांडी सत्याग्रह कहते हैं। इसमें ब्रोक लॉ ऑफ मेकिंग साल्ट, जो नमक बनाने का कानून नियम था, उसको तोड़ा गया। तो यहाँ पर 24 या नन हो गया आंसर। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग। इस सॉन्ग के रचयिता कौन है? कौन सॉन्ग है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये गीत है राष्ट्रगीत। तो इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक माने जाते हैं, इसके बारे में जानकारी जो है वो है कि लोग इसको बिस्मिल्लाह खां से लोग समझते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल से, क्योंकि ये जो सुना गया था राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से सुना गया था, क्रांतिकारियों के मुख से, जिनको जब फांसी चढ़ाया गया था तो वो यही गीत गाए थे। तो उस समय जो थे उनके साथ ही अशफाकुल्ला खां, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब यही गीत गाते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये गाना किसने लिखा? तो लोग समझता है कि वही राम प्रसाद बिस्मिल का है, जो 1927 में फांसी पर चढ़ने वक्त गाए थे। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये है, इनके लेखक हैं बिस्मिल अजीमाबादी, जो उर्दू शायर थे पटना के। ओरिजिनल में बिस्मिल अजीमाबादी जो हैं वो उनका ओरिजिनल नाम नहीं है, वो उनके पोते हैं मुनव्वर हसन। उसने कहा है कि काजी अब्दुल के द्वारा उन्होंने कहा कि गफ्फार की पत्रिका, एक पत्रिका था जिसका नाम था सबाह, उसमें 1922 में ये गीत लिखा था। किसने? बिस्मिल अजीमाबादी ने। असली नाम इनका था सैयद शाह मोहम्मद हसन। बिस्मिल्लाह खां जो बिस्मिल अजीमाबादी थे, इसका असली नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन। और इन्होंने नाम, जो भी शायर होते हैं वो अपना ओरिजिनल नाम से नहीं लिखते हैं। तो ये अजीमाबादी क्यों हो गए? इसलिए कि इनके पिताजी बीमार थे और जब वो गुजर गए तो पटना से दूर उनका घर था, बिगहा में, हरदास बिगहा में 30 किलोमीटर दूर था। वहाँ पर जन्म इसका हुआ था। पिताजी गुजर गए तो नानी घर चले गए, और नानी घर जो है पटना सिटी में था। और पटना सिटी में जिस जगह नानी घर था उस जगह को कहते हैं अजीमाबाद। तो अजीमाबाद को ही जगह मान करके उनके नाम के टाइटल में अजीमाबादी लगाया गया। मतलब ओरिजिनल नाम वो है नहीं, और लेकिन उसी नाम से उन्होंने ये सबाह नामक पत्रिका में ये गीत लिखा था। और वहाँ पर क्या नाम था इनका? बिस्मिल अजीमाबादी। तो लेखक क्या हो गए? बिस्मिल अजीमाबादी हो गए इसके लेखक। अगर पूछेगा कि इसके ओरिजिनल नाम क्या है, तो उनका ओरिजिनल नाम है सैयद शाह मोहम्मद हसन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है
सूर्या सेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब तो गाते थे। ओरिजिनल में लिखने वाले जो हैं बिस्मिल अजीमाबादी वो है ही नहीं आंसर, इसलिए इसमें ई नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मूवमेंट वाज स्टार्टेड, कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था एज ए रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन किया गया था तो उसके विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ। बंगाल जो है जिसको अभी हम लोग वेस्ट बंगाल बोलते हैं ना, और एक बांग्लादेश है, तो ये दोनों मिला के बंगाल प्रेसिडेंसी था। तो बंगाल में उस तरफ जो था पूर्वी और इस तरफ जो पश्चिमी भाग था, ये दोनों में जनसंख्या का बहुलता था अलग अलग जातियों का। बस पूर्वी में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और पश्चिमी में हिंदू आबादी ज़्यादा थी। तो इसको ईस्ट बंगाल, इसको वेस्ट बंगाल करके दो पार्ट कर दिया। और इसलिए कर दिया कि अंग्रेज चाहते थे कि दोनों के बीच में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाए, दोनों में फूट पड़ जाए। तो रूल जो करने का इसका तरीका था कि फूट डालो राज करो, तो दोनों को बांट दिया। और मुस्लिम को भड़काया कि तुम अपना प्रतिनिधित्व खड़ा करो। तो ये जो बंगाल का विभाजन हुआ बांटने के लिए, इसके बाद कौन सा विद्रोह हुआ, ये कह रहा है कि रिएक्शन के रूप में, पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिएक्शन के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो वो हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। कई आंदोलन हुए थे लेकिन उस समय स्वदेशी आंदोलन चला था। और 16 अक्टूबर 1905, इसके बारे में डिटेल्स नियम है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन हुआ। वेस्ट मुस्लिम का, ईस्ट हिंदू का हुआ। 19 जुलाई 1905 को ये अनाउंस हुआ था कि हम बांटेंगे, और 16 अक्टूबर को बांट दिया। जुलाई में अनाउंस हुआ, अक्टूबर में बांटा। और किसने किया था ये भी कहाँ पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि बंटवारे का, बंगाल का पार्टीशन का किस वायसराय ने इसका घोषणा किया था, तो लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने घोषणा किया था। लेकिन जब ये स्वदेशी आंदोलन हुआ तब सरकार को पीछे हटना पड़ा। और क्या किया उन्होंने, रीयूनाइटेड कर दिया, फिर से जोड़ दिया। और जोड़ करके, तो जोड़ा किसने, 1911 में जोड़ा बाय लॉर्ड हार्डिंग्स। हार्डिंग ने इसको फिर जोड़ दिया, बोला ठीक है आंदोलन मत करो, हम जोड़ देते हैं। लेकिन उसका पॉलिसी लोग समझ गया था, वो पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और राज करो। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन होगा। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स, आगे वो एडवोकेट्स का नाम है, वकील का नाम, हैड अपीयर्ड फॉर द INA ट्रायल्स। INA जो है इसका ट्रायल्स में एट दिल्ली में जो हुआ था 1945-46 में, उसमें कौन से एडवोकेट अपीयर हुए थे, शामिल हुए थे, भाग लिए थे, तो वो था भूलाभाई देसाई। इसका कहानी क्या है, इसका कहानी है कि INA जो है उसका नाम पूरा है इंडियन नेशनल आर्मी। इसके फाउंडर थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने जो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए अलग से सेना बनाया था, आर्मी बनाया था, इंडियन नेशनल आर्मी, उसी को INA कहते हैं। उसमें से अंग्रेज़ों ने सुभाष चंद्र बोस को तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन उसके कुछ सेनाओं को पकड़ा था। तो 3 व्यक्ति प्रमुख रूप से थे जो पकड़ाए गए थे, शाहनवाज खान मुस्लिम की तरफ से, प्रेम सहगल हिंदू की तरफ से, और गुरबख्श ढिल्लन सिख की तरफ से। तीनों को पकड़ा था और तीनों पर कार्रवाई किया गया था। सेक्शन 121 ऑफ IPC लगाया था, इंडियन पिनल कोड का 121 अनुच्छेद सेक्शन लगाया था। और ये मुकदमा मर्डर का था। ये कहाँ सुनवाई हो रहा था, रेड फोर्ट आगरा जैसे है ना, और लाल किला दिल्ली में भी है, तो वो लाल किला में हो रहा था। इसीलिए रेड फोर्ट ट्रायल्स भी इसको कहा जाता है, INA ट्रायल्स को रेड फोर्ट ट्रायल्स कहा जाता है। ये ब्रिटिश के द्वारा किया गया था 1945 में। और इसमें इन तीनों को जो पकड़ के रखा था, इस पर कानूनी कार्रवाई करके सजा दिला के इसको फांसी पर चढ़ाए जाने का इन लोगों का सोच था कि सुभाष चंद्र बोस के सभी सेनानी को मारा जाए। तो लेकिन उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने
थोड़ा पॉजिटिव कदम उठाया और कहा कि ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, जिस तरह से हम लड़ रहे थे उसी तरह ये लड़ रहे थे। और यही पक्ष रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक बोर्ड बनाया था और बोर्ड में वो लीगल डिफेंस किया, कानूनी रूप से उसका बचाव के लिए, पक्ष रखने के लिए 2 व्यक्ति को भेजा। एक पार्टी कलीग जो उनके पार्टी के सहयोगी थे भूला भाई देसाई, इनको भेजा गया था वकील, और दूसरा था बैरिस्टर, ये भी वकील थे, तेज बहादुर सप्रू। 2 व्यक्ति को कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने भेजा था और उस लड़ाई के बाद इनके द्वारा जो पक्ष रखा गया उससे ये तीनों रिलीज हो गए थे, बाद में हीरो के रूप में सम्मानित किए गए थे। तो ये इसमें कौन कौन शामिल हुए एडवोकेट? 2 हुए, भूला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू। अब ऑप्शन यहाँ देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि कौन सा एडवोकेट अपीयर हुए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, भूला भाई देसाई हाँ, के.एम. मुंशी नहीं, सरदार पटेल नहीं। अगर यहाँ पर वो भूला भाई देसाई के बाद तेज बहादुर सप्रू भी रहता तो दोनों मिलाकर के ई आंसर हो जाता, वो है नहीं। अगर भूला भाई देसाई के बदले सप्रू वाला रहता नाम तो वो भी हो जाता, क्योंकि दोनों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर आंसर बी होगा। वेयर डिड मैडम कामा अनफर्ल इंडियाज ट्राइकलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम? स्वतंत्रता का जो झंडा है 3 कलर का ट्राइकलर इंडिया का अनफर्ल किया गया, फहराया गया मैडम कामा के द्वारा। वेयर कहाँ पर फहराया गया था? मतलब मैडम कामा ने भारत का तिरंगा झंडा कहाँ पर फहराया था? तो ये इसका आंसर है स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट में ये फहराया गया था। ये कहाँ है, क्या है इसका कहानी? इसका कहानी है कि 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा ने स्टुटगार्ट जो जर्मनी में है वहाँ पर ये झंडा फहराया था। वहाँ पर क्यों फहराया था? क्योंकि वहाँ पर एक मीटिंग था, उसमें वो भाग लेने गई थी। होस्टेड इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल, और ये माना गया ये ऐसा करने वाली पहली महिला है जो विदेशों में अपना झंडा भारत का लहराई। मतलब विदेश में झंडा लहराने वाली विदेशी धरती पर पहली लेडी कोई अगर है तो मैडम कामा है। जर्मनी में जाके लहराया था। और क्या था उसमें, क्या था मीटिंग? तो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस था, उसमें भाग लेने गए थे। ये पारसी फैमिली से थी मैडम कामा। वो जो झंडा था 3 कलर का, अभी भी 3 कलर का झंडा है, तो क्या यही झंडा था उस समय? तो नहीं, इससे अलग था। क्या था इसमें अलग? तो वो जो 3 कलर का झंडा था अभी क्या है, क्या क्या है? ग्रीन और वाइट और रेड। उस समय क्या था? अब बीच में अशोक चक्र है, उस समय था ग्रीन, येलो और रेड। तीनों का अलग अलग महत्व है। ग्रीन था मुस्लिम के लिए, इस्लाम पक्ष को रखता था, येलो था हिंदू के लिए और रेड था बुद्धिज्म के लिए। उसके साथ उसमें चांद और सूर्य का भी निशान बनाते हैं हिंदू मुस्लिम के लिए। उसमें 8 गो लोटस कमल फूल का निशान बना था ऊपर में। वो ब्रिटिश प्रोविंसेस को दिखाता था कि भारत में 8 ब्रिटिश रूल हैं। उसके बीच में लिखा था वंदे मातरम। तो उस समय का तिरंगा थोड़ा अलग था अभी के तिरंगे से। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? आगे जोड़े में दिया गया है तो कौन सा जोड़ा सही है, ये आंसर देखना है। तो हमको देखना पड़ेगा एक एक ऑप्शन को कि क्या कहता है। पहला ऑप्शन है कि विनोबा भावे स्वतंत्रता सेनानी थे। सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसके बारे में है हम लोग जानेंगे कि 17 अक्टूबर को 1940 गांधी जी ने चुना, किसको चुना? 2 व्यक्ति को चुना था गांधी जी ने। इसका कहानी ये है कि सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले को कौन कौन है? गांधी जी ने इसके लिए 2 व्यक्ति को चुना
और आचार्य विनोबा भावे को फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही माना। मतलब व्यक्तिगत तौर पर से हम सत्य का आग्रह करते हैं, ऐसा करने वाले आचार्य विनोबा भावे पहला व्यक्ति हैं और जवाहरलाल नेहरू दूसरा व्यक्ति हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि विनोबा भावे को सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रह मान लिया, जबकि है ये फर्स्ट, तो गलत हो गया ऑप्शन ये। CR दास और देशबंधु, CR दास जो है चित्तरंजन दास, इनको देशबंधु कहा जाता है, इसलिए ये आंसर सही है। ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह किए थे व्यक्तिगत रूप से, वो 15 मई 1941 को किए, लेकिन ये 2 आदमी से बढ़ करके 25,000 आदमी तक इसमें हो गए थे। ये सत्याग्रह क्यों किए थे 40 में? इसलिए किए थे कि 1939 में विश्व युद्ध शुरू हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध। उसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि इंडिया भी शामिल है, ऐसा घोषणा कर दिया कि युद्ध में हमारे तरफ से इंडिया लड़ेगा, जबकि इंडियन से कोई कंसेंट नहीं लिया, कोई सहमति नहीं लिया था। चित्तरंजन दास जो है ये बंगाल के थे, स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था, इनको देशबंधु कहा जाता है, इसलिए ये आंसर सही है। अगला है कि विलियम वेडरबर्न कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1907। कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी, इसका हर साल एक अधिवेशन होता था और उसमें एक अध्यक्ष चुने जाते थे और अलग अलग जगह होता था। तो कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था 1907 में, वो विलियम वेडरबर्न थे। सही है गलत? तो हमको देखना पड़ेगा कि कब कब क्या क्या हुआ है उस समय। 1907 में 23वां बैठक हुआ था, उसके जो प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष थे। तो ये गलत हो गया ना फिर, कि ये जो नाम दिया है विलियम वेडरबर्न, ये गलत हो गया, रास बिहारी घोष थे। 24वां भी 1908 में हुआ था, उसके भी रास बिहारी घोष ही थे, तो ये आंसर गलत हो गया। 25वां जो हुआ था 1909 में, इसमें मदन मोहन मालवीय थे। 26वां जो हुआ 1910 में, इसमें विलियम वेडरबर्न थे। तो ये जो विलियम वेडरबर्न थे, ये 1907 में नहीं, 1910 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे, और बोल रहा है 7 वाला, तो गलत ना हो गया, या तो ये गलत या ये गलत, तो ये भी आंसर नहीं है। और डी आंसर ऑप्शन है श्यामजी कृष्णा वर्मा, फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन पेरिस। श्यामजी कृष्णा वर्मा जो हैं वो पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि श्यामजी वर्मा जो हैं इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था, इंडिया हाउस की स्थापना किया था, वो लंदन में किया था, पेरिस में नहीं किया था। लीडरशिप बाय बीडी सावरकर, बीडी सावरकर ने उसका लीडरशिप किया बाद में, जब ये पेरिस चले गए थे। इनका जर्नल था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसलिए इसका आंसर कौन होगा? सिर्फ एक सही है, तो इस बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच डे वाज डिक्लेयर्ड एज, कौन से दिन को डिक्लेयर्ड किया गया, घोषणा किया गया पूर्ण स्वराज डे, पूरी तरह से अपना स्वराज दिवस कब मनाया गया? बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा। तो कहा गया वो 26 जनवरी 1930 को ऐसा माना गया था, और इसीलिए इस 26 जनवरी को इंडियाज रिपब्लिक डे आज़ाद होने के बाद मनाने की परिकल्पना चालू हुई। उस समय विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेहरू ने माना था कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन हम अंग्रेज़ों के कॉमनवेल्थ में रहेंगे, अंग्रेज़ों के गुलामी से मुक्त होने वाले राज्य में रहेंगे। कॉमनवेल्थ गेम होता है, उसमें जो अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे, जो राज्य थे, उसी को माना जाता है। इसकी बैठक जो हुई थी, इसका घोषणा जो हुआ था कि हम 26 जनवरी को 1930 को फहराएंगे झंडा स्वराज का, उसका 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। और 31 दिसंबर को हुआ कि हम लोग निश्चय किए कि 26 जनवरी 1930 को हम झंडा फहराएंगे। तो उसी तो डेट यहाँ पर पूर्ण स्वराज डे जो घोषित हुआ था 26 जनवरी 1930 को। इसकी मीटिंग कब हुई? तो वो हो गया 31 दिसंबर को। अगला है व्हेन वाज बिहार इस्टेब्लिश्ड, बिहार की स्थापना कब हुई? बिहार की स्थापना बहुत पहले हुई थी, लेकिन इस समय
अंग्रेज़ों के साथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्योंकि ये सब करंट ईस्वी है 1911, 12, 13, 14, ये वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान में जब बिहार था वो बंगाल का भाग था, बंगाल बिहार में एक ही था। तो बंगाल से इसको अलग 1912 में किया गया। अब बाद में फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा को भी अलग कर लिया। बिहार उड़ीसा एक साथ था, 1936 में उड़ीसा भी अलग हो गया, तो बिहार कटा हुआ रह गया। तो 1936 भी हो सकता था अगर रहता ऑप्शन, लेकिन 1912 है तो बंगाल से अलग होकर बिहार नाम से बिहार पड़ा। अगला है इन तीन कठिया सिस्टम जो था बिहार में, हाउ मच लैंड वाज टू बी रिजर्व्ड फॉर इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती करने के लिए कितने ज़मीन को रिजर्व किया गया था? तो वो है 3/20, 20 कट्ठे में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य है। मतलब 25% जमीन, 15% ज़मीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को 3 कठिया सिस्टम कहा गया। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो है इनको श्री बाबू भी कहा जाता है, और ये 1946 से 1961 तक मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन अगर ओरिजिनल में देखा जाए तो 1937 से ही नेहरू के समय से ये मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के घोषित हुए, और अंतिम समय तक जब तक नहीं मरे, मतलब 1961 तक ये मुख्यमंत्री के रूप में रहे। श्री बाबू को बिहार केसरी भी कहते हैं। बिहार केसरी मतलब होता है लायन। तो हिज लायन लाइक रोर्स एड्रेसिंग मासेस, जब भीड़ में भाषण देते थे तो इनके जो आवाज़ थी गर्जना होती थी, इसलिए इनको बिहार केसरी कहा जाता था। ये जो इनका नाम है श्री कृष्ण सिन्हा और सिंह दोनों एक ही है, कहीं सिन्हा और सिंह दोनों उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड, बिहार में कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था पहली बार वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पटना में। पटना में एक जगह है बांकीपुर, वहाँ पर हुआ था। कब? 1912 में। वो कौन सा मीटिंग था? 27वां। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है वो बांकीपुर पटना में हुआ था। तो इसका आंसर हो गया पटना। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइटल वाज गिवन टू जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को कौन सा टाइटल दिया गया? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा गया, लोगों का हीरो। पब्लिक में इतने घुले मिले थे कि इनको लोक नायक की उपाधि दी गई। और ये जो आए ए पॉलिटिकल मूवमेंट इनिशिएटेड बाय स्टूडेंट्स इन बिहार इन 1974 में विद्यार्थियों के मध्य आंदोलन चलाया, और ये वेटरन गांधीयन थे, मतलब गांधी के विचारक का जो विचार थे उसको मानने वाले थे, और सोशलिस्ट थे, ये समाजवादी थे। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। इनके शासन के जो इनका जो आंदोलन था उससे ही उभर करके बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उथल पुथल हुआ, और लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सब उनके ही स्टूडेंट लाइफ में सब थे, वो सब उनके चेले थे। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे 141 से, वो मैथ का पूछा गया न्यूमेरिकल है।